होली भारत का प्रमुख और प्रसिद्ध त्योहार है। इस त्योहार के जरिए हमको बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश मिलता है। लेकिन क्या है होली का महत्व और निवेश के लिए इस त्योहार के जरिए आपको क्या सीख मिलती है, आज हम जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। होली के मौके पर करें निवेश से जुड़ी इन बुरी आदतों का दहन। होली के रंग भरे अपने पोर्टफोलियो में। साथ ही होली के मौके पर अगर कोई शुभ काम करना चाहते हैं तो हमें अपना फाइनेंशियल पोर्टफोलियो भेजिए। हम आपको बताएंगे कि आप जहां निवेश कर रहे हैं वो सही है या नहीं और आपको देंगे एक सटीक निवेश की रणनीति। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9619873567 हमारा नंबर है। चलिए शो की शुरुआत करें। उससे पहले सभी दर्शकों को होली की शुभकामनाएं। और इस मौके पर आप सोच रहे होंगे कि हम निवेश से जुड़ी कौन सी बात करेंगे आज, तो हम आपको बताएंगे कि होली के मौके पर आपको निवेश को लेकर ऐसी कौन सी बुरी आदतें हैं जिनका दहन कर देना चाहिए, जिनको ख़त्म कर देना चाहिए। इन आदतों को बदलने के लिए कवायद शुरू कर लेनी चाहिए। क्या है ये आदतें जिससे आप बन सकते हैं एक कामयाब निवेशक, एक सफल निवेशक, बताएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ईटी मनी के सीईओ संतोष नवलानी। संतोष, स्वागत है आपका। होली की शुभकामनाएं आपको। होली शुभकामनाएं आपके पूरे व्यूअर्स को। चलिए, आज बेहद खास टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, जो खास है दो वजहों से। एक तो होली है और दूसरा कुछ ऐसी बातें होती हैं निवेश को लेकर जो लोग अगर समझ नहीं पाते हैं तो अपने पोर्टफोलियो में अगर उसका अमल कर लें तो आगे चलकर को काफ़ी घाटा होता है। तो आज हम बताने वाले हैं कुछ ऐसी आदतें जो कि बहुत आम है, बहुत कॉमन है और जितना जल्दी हो सके इन्हें बदल लेना चाहिए। अब बाजार में जो लोग निवेश करना, एक रणनीति बनाना नहीं जानते हैं संतोष, अमूमन जो आम राय लोगों की होती है उसी को मान लेते हैं और उसी के मुताबिक अपना पोर्टफोलियो भी डिजाइन कर लेते हैं। कई बार हमने सवाल भी जब पूछते हैं लोग हमारे शो पर तो यही बोलते हैं क्योंकि हमारे दोस्त ने ऐसा किया था, क्योंकि हमें ऐसी सलाह दी गई थी, या अमूमन हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर निवेश कर रहे हैं। कुछ कई बार बहुत सारे ट्रेंड्स आते हैं जिसके तहत लोग अपना निवेश पोर्टफोलियो बना लेते हैं। तो एक तरह से एक हर्ट को फॉलो करने का जो ये ट्रेंड है, ये एक निवेशक के लिए कितना सही है? इस आदत से हमें क्यों बचना चाहिए? तो कविता, हर आदमी, हर इंडिविजुअल अलग होता है और जब हम एक हर्ट बिहेवियर फॉलो करते हैं कि मेरे दोस्त ने या मेरे पड़ोसी ने या मेरे रिश्तेदार ने किसी चीज में इन्वेस्ट किया है और उसको अच्छा रिटर्न मिला है, इस चीज को देख के अगर हम लोग भी ऐसे इन्वेस्ट कर लेते हैं तो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। क्योंकि हमारे क्लोजेस्ट जो रिलेटिव्स भी होते हैं या फ्रेंड्स भी होते हैं, उनकी लाइफ और हमारी लाइफ में काफी अंतर होता है। उनकी फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, उनका रिस्क एपेटाइट, हमारा रिस्क एपेटाइट, उनके लाइफ के गोल्स, हमारे लाइफ के गोल्स, या उनकी इनकम और हमारी इनकम, काफी डिफरेंस होता है हर आदमी की लाइफ में। और इसीलिए किसी भी दो लोगों के इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते। किसमें ओवरलैप हो सकता है बट एग्जैक्टली सेम होना आपको बताएगा कि आप कहीं गलत जा रहे हैं। तो जो हर्ट बिहेवियर है वो मैनिफेस्ट करता है या रियलिटी में आता है जब हम ग्रीड में काम करते हैं या फियर में काम करते हैं किसी के साथ। सो अगर बहुत लोगों ने पिछले आईपीओ में इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा कमाया तो हम लोग भी उत्साहित हो जाते हैं कि नया आईपीओ कोई आएगा तो हम भी उसी में इन्वेस्ट करेंगे। या कोई इन्वेस्टर ने कोई एनएफओ में पैसा लगा के कमा लिया तो मुझे भी करना चाहिए। या किसी
इन्वेस्टर ने, हमारे फ्रेंड ने 2017 में स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट किया, 2021 में स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया, स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट किया, तो हम लोग भी उसी को कॉपी करेंगे 2022 में, तो ये शायद लेट हो जाएगा। सो पॉइंट ये है कि अगर हम किसी को देख के इन्वेस्ट करेंगे तो चांसेस बहुत ज्यादा है गलत डिसीजन होगा। हमको अपने आप को समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। जस्ट बिकॉज कोई इन्वेस्टर या कोई हमारा फ्रेंड क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहा है तो हम लोग भी इन्वेस्ट कर लें, ये सही डिसीजन नहीं होगा। आपको समझना है आपकी रिस्क एपेटाइट, आपकी इनकम पोजीशन, आपके फाइनेंशियल पोजीशन, आपके एस्पिरेशंस, आपकी फैमिली सिचुएशन, और उसके हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल। और यहाँ पर अमूमन लोगों को लगता है कि अरे अगर हमने निवेश नहीं किया तो कहीं हम छूट ना जाए, एक फोमो होता है जिससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि जैसे कि संतोष ने भी समझाया, हर किसी की निवेश को लेकर आर्थिक ज़रूरत अलग अलग होती हैं, हर किसी के अलग अलग निवेश करने की क्षमता होती है, अलग अलग लक्ष्य अलग होते हैं, और जोखिम उठाने की जो क्षमता होती है वो भी अलग होती है। इसीलिए इन सब बातों को समझकर आपको एक रणनीति अपनानी चाहिए और ना कि लोगों की बातों में आकर निवेश रणनीति बनानी चाहिए। लेकिन एक और चीज संतोष, जो लोग हमसे भी पूछते हैं कि क्या लोन लेकर निवेश किया जाए, क्या ये करना सही है, और ऐसा अगर लोग करते हैं तो इसमें गलत क्या है? तो कविता, इसका एक्चुअली बहुत ही सिंपल आंसर ये होता है कि आप इन्वेस्ट तभी करते हैं जो आपका खुद का पैसा होता है। अगर आप किसी का पैसा बोरो या उधार लेके इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें नुकसान होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, खास करके जब आपको कोई गारंटी रिटर्न प्रॉमिस नहीं किया हो। सो हम बहुत लोग इंडिया में होम लोन्स लेते हैं, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम घर रहने वाले होते हैं इसलिए लोन लेते हैं, या घर में शायद लेने नहीं वाले होते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं तो भी लेते हैं। लेकिन एक लॉन्ग टर्म हमारा नजरिया होता है घर के इन्वेस्टमेंट में, टिपिकली हमेशा वो शायद नजरिया हर एसेट क्लास में नहीं होता। तो अगर आप वो इक्विटी मार्केट्स में खास करके इन्वेस्ट करेंगे, जो कि हर रोज अप एंड डाउन हो सकता है, वोलेटाइल हो सकता है, रिटर्न्स गारंटी नहीं होते हैं, तो अगर आप ऐसे वोलेटाइल एसेट में पैसा उधार लेके करेंगे तो आपकी दो जिम्मेदारियां हो जाती हैं। एक कि आपको इन्वेस्टमेंट पे ध्यान रखना है और सही तरीके से मैनेज करके अपने लॉस को कम करने का ख्याल रखना है, या सही टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग करना है। और दूसरा, आपके पास एक जिम्मेदारी होती है कि लोन को वापस करना है और उस पर ब्याज भी भरना है। तो अगर जब मार्केट वोलेटाइल हो गए और आपको लॉस बुक करना पड़ा, तो आपका वो लॉस तो गया ही, लेकिन आपको जो लोन का प्रिंसिपल और उसका इंटरेस्ट रेट दोनों चुकाना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि लॉस इतना ज्यादा हो जाता है कि आप शायद उस लॉस में बेचना नहीं चाहेंगे इन्वेस्टमेंट को। अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी से 1 लाख रुपए या 5 लाख रुपए लेके इन्वेस्ट किया और उसकी वैल्यू आधी हो गई मार्केट्स में, तो आप शायद इन्वेस्टमेंट बेचना नहीं चाहेंगे। तो आपने इस प्रोसेस में क्या किया, 2.5 लाख रुपए का आपने लॉस कर लिया और आपका इंटरेस्ट पेमेंट चालू है और शायद प्रिंसिपल पेमेंट का भी टाइम आएगा। सो एक वोलेटाइल एसेट में इन्वेस्ट करना जहां पे गारंटी रिटर्न पॉसिबल नहीं है, उस चीज में इन्वेस्ट करना और उधार साथ लेना बहुत हानिकारक हो सकता है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। आप लेवरेज से दूर रहें, इज द फर्स्ट लेसन मैं किसी को बोलूंगा इन्वेस्टमेंट में। कभी भी बोरो किया हुआ पैसा इन्वेस्ट नहीं करें, चाहे वो गारंटी रिटर्न हो चाहे नॉन गारंटी रिटर्न हो, क्योंकि भरोसा नहीं होता है इन्वेस्टमेंट्स का। और अगर कोई इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, कोई आपको बोले कि इसमें 20% मिलेगा पिछले अगले 1 साल में, और आप बोरो करके लगा दें, तो अगर वो 20% नहीं मिला तो आपको बहुत दुख होगा दोनों जगहों से, एक लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। तो दूर रहना बेटर होता है बोरो के पैसे से। बिल्कुल, यहाँ पर अपने लिए फाइनेंशियल दिक्कतें ना बढ़ाएं, इसका आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। हम बात करते हैं निवेशकों की, ना कि ट्रेडर्स की। निवेशकों का जो मकसद होता है निवेश का, वो लंबी अवधि का होना चाहिए संतोष, कम से कम 5 साल से ज़्यादा। लेकिन फिर भी बहुत सारे निवेशक ऐसे होते हैं जो स्टॉक मार्केट हो या इवन म्यूचुअल फंड्स हो, रोज़ अपने फंड की NAV चेक करेंगे, रोज़ अपना स्टॉक का प्राइस चेक करेंगे, और बाजार के उतार चढ़ाव में अगर हल्का सा भी कोई बदलाव आ जाए तो उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अब ऐसे में निवेशक होने के तौर पे क्यों रोजाना बाजार की चाल को ना चेक करें? सो कविता, इसका
बहुत लोगों को आदत होती है, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि वो चेक करना चाहते हैं सो दैट उनको कुछ खुशी हो या एक थ्रिल का मौका हो, इसलिए लोग देखते हैं। ये थ्रिलिंग से जब मार्केट ऊपर चढ़ रहा होता है तो आपको बहुत खुशी होती है, लेकिन जब नीचे जा रहा होता है तो बहुत दुख भी होता है, जिसको आप ब्लड प्रेशर के रूप में बोल रहे हैं। जो जो दुख होता है उसमें अगर हम इमोशनल कैपेबिलिटी हमारी स्ट्रांग नहीं है एक लॉस को झेलने की, तो चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि हम एक लॉस बुक करेंगे। सो जितना आप इन्वेस्टमेंट्स को कम ट्रैक करें, उतना ही आप कम गलत डिसीजन लेंगे, और जितना ही आप उनको एक ऑटोमेटिक तरीका से इन्वेस्ट करेंगे, एक स्ट्रैटेजी इन्वेस्ट करेंगे, तो ज्यादा फायदा पड़ेगा। हम जब गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत लोग फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं। हम लोग गोल्ड उस टाइम पे रोज वैल्यू चेक नहीं करते हैं, बिकॉज वो कहीं पे टीवी चैनल पे या कोई न्यूज़पेपर में रोज पब्लिश नहीं होता है, ना ही उसको कोई ट्रैक कर रहा होता है। बिकॉज हर आदमी बोलता है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये तभी इन्वेस्टमेंट तोड़ेंगे जब भी बहुत नुकसान कहीं पे हो रहा होगा या पैसे की सख्त जरूरत हो। सेम चीज हम देखते हैं रियल एस्टेट में। अगर हम लोग घर या कोई लैंड खरीदते हैं इन्वेस्ट करने के लिए भी, तो भी उसकी वैल्यू हम रोज चेक नहीं करते हैं, क्योंकि वो अवेलेबल कहीं पे नहीं होती, कोई न्यूज चैनल या न्यूज़पेपर में वो चीज पब्लिश नहीं होती है। बट मार्केट्स अलग हैं, मार्केट्स हर रोज हम देखते हैं मल्टीपल चैनल्स पे। उनको एक इंफॉर्मेशन के रूप में आप देखें, रादर देन अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को चेक करने के लिए। क्योंकि अगर जैसे आप एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में करते हैं और उसकी वैल्यू रोज नहीं चेक करते, वैसे ही आप जब स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में करेंगे, खास करके जब अच्छे फंड्स या अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, तो आपको ज्यादा फायदा देगा, क्योंकि आप डाउन मार्केट में या थोड़े छोटे मोटे करेक्शन में गलत डिसीजन नहीं लेंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ऐसी और भी आदतें हैं जो निवेशकों को छोड़नी चाहिए, और इसकी शुरुआत तो बड़ी ही शुभ मौके पर होना चाहिए, और होली से ज़्यादा शुभ और कोई मौका हो नहीं सकता। अगली जो आदत है वो है कि टॉप परफॉर्मर में निवेश करने की। हर कोई चाहता है कि उनके पोर्टफोलियो में हमेशा जो भी फंड हो या जिस भी तरह का निवेश हो, उसकी परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट हो। लेकिन चुनाव करते वक्त टॉप परफॉर्मर, बेस्ट परफॉर्मर, इन सब शब्दों से हमें कैसे बचना चाहिए और कैसे रिसर्च वर्क की ओर थोड़ा सा तवज्जो देना चाहिए, संतोष? कविता, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने ये बोला। समझना ये चाहिए कि जहां पे रिटर्न है उसका एसेट क्लास क्या है। अगर आप इक्विटी, डेट और गोल्ड, ये तीन एसेट क्लास को अगर आप देखें, या इवन रियल एस्टेट को देखें, तो 2013 में शायद ऐसा होता कि हर आदमी या हर इन्वेस्टर को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना होता, क्योंकि 2009 और 2012 में रियल एस्टेट में बहुत तेजी आई, और शायद 2014 में वो जो तेजी वापस गई वो आज तक वापस नहीं आई है। तो अगर आपने रियल एस्टेट में इसलिए इन्वेस्ट किया क्योंकि पिछले 3 साल में अच्छा रिटर्न आया है, तो शायद आपका एक्सपीरियंस बहुत बुरा होगा। सिमिलरली अगर आप 2018 में की बिगिनिंग में इन्वेस्ट करते, तो शायद आप पास्ट विनर देख के स्मॉल कैप्स फंड्स में इन्वेस्ट कर देते, और 2020 के बिगिनिंग में या 2019 के मिड में लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते। ऐसे ही 2022 के बिगिनिंग में आप फिर से स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते, या 2021 में आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते। क्यों? क्योंकि अगर आप पास्ट विनर्स देख रहे हैं तो हर साल विनर अलग होता है। जो भी एसेट क्लासेस होती हैं, सब एसेट क्लासेस या सब तरह की इन्वेस्टमेंट एक टाइम पे ऊपर नहीं जाती या एक टाइम पे नीचे नहीं आती। सो आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना होता है, ना कि विनर ऑफ पास्ट में इन्वेस्ट करना होता है। क्योंकि विनर ऑफ पास्ट अगर वो है तो चांसेस ज्यादा होंगे कि अगले साल कम रिटर्न आए। अगर इक्विटी मार्केट्स ने पिछले 2 साल में 100% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि इस साल वो शायद आपको उतना अच्छा रिटर्न नहीं दे, और शायद 2 साल तक भी नहीं दे। तो आपको अपने पोर्टफोलियो पे ध्यान देना है, जिसमें मल्टीपल तरह के एसेट होने चाहिए, जो कि ऐसे हो कि सब एक साथ ना बढ़े और सब एक साथ ना गिरे। तो आपको एक बैलेंस्ड रिटर्न या बैलेंस्ड रिस्क का एक्सपीरियंस मिलेगा, जो कि आपको लंबे समय तक इन्वेस्ट करने के लिए उत्साहित करेगा, मोटिवेट करेगा और फायदा देगा, ना कि विनर ऑफ पास्ट में इन्वेस्ट करने के।
ये जल्दी से अगले आदत की ओर बढ़ते हैं, जिसमें तो आपको तुरंत प्रभाव से बदलाव लाना चाहिए। किसी भी लक्ष्य के तहत निवेश करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी दर्शक हमसे पूछते हैं कि हमारा गोल तो वेल्थ क्रिएशन है, वेल्थ क्रिएशन तो मकसद है ही, इसीलिए आपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की बुनियाद भी रखी है। लेकिन एक क्लियर गोल अगर आपके पास हो तो आप एक सटीक निवेश रणनीति अपना सकते हैं। संतोष। यस। सो कविता, अगर हम देखेंगे कि हम इन्वेस्ट क्यों करते हैं, तो कोई भी इंडिविजुअल इसलिए इन्वेस्ट नहीं करता कि बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे जमा हुए। हर इंडिविजुअल इन्वेस्ट करता है क्योंकि उसको एक बेटर लाइफ चाहिए अपनी फैमिली के लिए, बेटर लाइफस्टाइल चाहिए अपने खुद के लिए, और हर चीज का किसी चीज की कमी नहीं रहे लाइफ में, इसलिए इन्वेस्ट करते हैं। तो हम पैसे को महत्व नहीं देते हैं, बट जो पैसे से चीजें खरीद सकते हैं उसको महत्व देते हैं। तो अगर हम जो चीज के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको हमेशा ख्याल में रखेंगे तो हम कभी इमोशनल डिसीजन नहीं लेते हैं और उसकी एक सही तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। जब प्लानिंग से इन्वेस्ट करेंगे तो हम जब इन्वेस्टमेंट आसपास इन्वेस्टमेंट का यूज जो हम करने वाले हैं कोई चीज खरीदने के लिए, अगर वो डेट आसपास होगी तो हम उस इन्वेस्टमेंट में छेड़खानी नहीं करेंगे, उस इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे और उसका रिस्क कम करने की कोशिश करेंगे। तो जब आप गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक लक्ष्य लगा के इन्वेस्ट करते हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट को ढंग से मैनेज करते हैं, ना कि मार्केट का उतार चढ़ाव, अपने फ्रेंड्स की एडवाइस या अपने नेबर का कितना रिटर्न आया उसको देख के इन्वेस्ट नहीं करते। तो गोल्स पे फोकस करेंगे तो आप सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम जब इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो वो पैसा निकाल के हम कुछ खरीदने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। उस पर फोकस करेंगे तो आप ज्यादा दिमाग से इन्वेस्ट करेंगे, ना कि इमोशन से। एक चीज जहां पर लोग हमेशा चूक कर जाते हैं वो है कि बाजार में सही समय निवेश का कौन सा होता है। ये सोचने के चक्कर में कई बार लोगों की जिंदगियां निकल जाती हैं और निवेश की शुरुआत नहीं हो पाती है। तो अपने इन्वेस्टमेंट को आपको कभी भी डिले नहीं करना चाहिए, और इसीलिए जिस तरह के प्रोडक्ट्स की हम बात करते हैं, SIP, ये बहुत ही बढ़िया तरीका है अपने इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत करने का। बहरहाल, निवेश में डिले करना अगर ये आपकी आदत है संतोष, तो क्यों इसको तुरंत बदल देना चाहिए? सबसे एक कहावत है मार्केट में कविता, कि बहुत लोगों ने करेक्शन में उतना नुकसान नहीं किया होगा जितना करेक्शन के वेट करने में किया होगा। तो ये चीज एटलीस्ट लास्ट 2 साल में प्रूव हो चुकी है। जो जब कोरोना का स्टार्टिंग में मार्च 2020 में करेक्शन आया था और वो यू टर्न मार्केट ने लिया था मार्च के एंड में ही, और मार्केट बहुत जल्दी से रैली कर गया था, तो बहुत लोगों ने मिस किया क्योंकि सब लोग वेट कर रहे थे कि करेक्शन होगा मैं तब पैसा डालूंगा। तो वेट करके 2 साल शायद हो गए हैं और अभी तक लोगों को वो लेवल्स नहीं मिली हैं जो 2020 में आई थी। तो लोगों ने एक्चुअली अपना इन्वेस्टमेंट का नुकसान किया है एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रादर देन एक्चुअली इन अ करेक्शन। अगर आप लास्ट 2 साल देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट जितना जल्दी हो सके वो सही होता है अगर आप ढंग से प्लानिंग करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं आप पूरा पैसा इक्विटी में लगा दें क्योंकि आपने ये कहावत सुन ली, ऐसा नहीं है। आप अपना प्लानिंग से इन्वेस्टमेंट करिए, एसेट लोकेशन करिए, और जितना जल्दी इन्वेस्ट करेंगे उतना फायदा पड़ेगा। इसका एक सिंपल एग्जांपल आप देंगे, अगर कोई इंडिविजुअल एक 25 साल की एज में 5,000 रुपए की SIP पर मंथ करता है और 12% रिटर्न कमाता है 35 साल के इन्वेस्टमेंट की करते हुए, तो उसकी जो राशि होगी 35 साल बाद 60 साल की एज में, तो वो होगी 3 करोड़ 20 लाख के आसपास। ऐसे ही अगर कोई इंडिविजुअल इन्वेस्ट करता है 10,000 35 साल की एज में और वो भी 25 साल करता है 60 साल की एज तक, तो उसको मिलेंगे अबाउट 1.8 करोड़ 1 करोड़ 80 लाख रुपए। तो आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट डबल इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया किसी इंडिविजुअल ने और सेम रिटर्न कमाया, लेकिन उसकी जो राशि एंड में होगी 60 साल बाद वो आधी होगी कंपेयर टू समबडी जिसने स्टार्ट किया 25 साल की एज में। तो आप जब जल्दी स्टार्ट करते हैं तो आपने इन्वेस्टमेंट को और पावर ऑफ कंपाउंडिंग ज्यादा देते हैं। कंपाउंडिंग और इन्वेस्टमेंट का लंबा समय बहुत अच्छे दोस्त हैं। जितना आप उनको ज्यादा टाइम साथ में देंगे तो आपका उतना रिटर्न बढ़ेगा। अगर आप जल्दी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कम राशि लगानी पड़ेगी हर महीने और शायद ज्यादा पैसा कमाएंगे कंपेयर टू ज्यादा राशि लगा के लेट स्टार्ट करें।
तो जितना जल्दी हो सके, जितना भले ही आप कम एसआईपी शुरू करें, 1,000 रुपए की, 2,000 रुपए की, 5,000 रुपए की, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं आप वो करिए। आप ये मत वेट करिए जब मेरे पास 10,000 रुपए पर मंथ आएंगे तभी शुरू करूंगा। जितना पैसा है आप उतना इन्वेस्ट करिए, लॉन्ग टर्म के लिए करिए, लंबे समय के लिए करिए, तो ज्यादा पैसा कमाते हैं। बिल्कुल, रणनीति की ज़रूरत होती है और यहाँ पर इसीलिए एक रणनीति जो लोग हमेशा फॉलो करते हैं वो ये है कि गिरावट में खरीदारी कर लो और जब बाजार ऊपर हो तो वहाँ पर बेच दो। ये रणनीति कब किसे अपनानी चाहिए और इसमें गलत क्या है? संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा संतोष। कविता, तो हर करेक्शन में बाय नहीं करते और हर हाई में सेल नहीं करते, मैं ऐसे बोलूंगा। अगर आप हर डिप में बाय करने की कोशिश करेंगे तो उससे जरूरी नहीं है कि आपकी एवरेज कॉस्ट प्राइस कम हो जाएगी। अगर आपका पोर्टफोलियो 10 लाख रुपए का इक्विटी मार्केट्स में ऑलरेडी है और अगर मार्केट 5% गिर गया लेकिन आपने सिर्फ 50,000 रुपए की खरीदारी करी उस करेक्शन में, तो ऐसा नहीं है कि आपका रिटर्न बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका रिटर्न 10 लाख की राशि पे गिना जाएगा, 50,000 रुपए पे नहीं गिना जाएगा। तो अब हर करेक्शन में जाके बाय कर देना आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न बढ़ाएगा नहीं। अगर आप हर बार 50,000 लगाएंगे तो शायद पड़ेगा, एक या दो बार लगाने से कुछ नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप हर हाई पे बेच देंगे तो उसमें भी नुकसान होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले 2 साल में जब मार्केट रिकवर होके कोविड में फिर से 12,000 निफ्टी क्रॉस किया था तो बहुत लोगों ने बेच दिया होगा, क्योंकि सोच के कि ये तो कोविड के पहले का लेवल है और अभी कोविड चालू है और 12,000 पहुंच गया तो मैं निकल लेता हूं, मार्केट में प्रॉफिट बुक कर लेता हूं पूरा का पूरा। तो उन लोगों ने फिर से नुकसान कर दिया, क्योंकि मार्केट कम से कम 50% और आगे गया पिछले 1 साल में और अभी करेक्शन हुआ है। तो हर हाई अगर आप बेच देंगे तो आप न्यू हाई के लिए कभी मार्केट में इन्वेस्टेड नहीं रहेंगे। तो मार्केट हमेशा हाई करता है, आप पैसा तब निकालिए जब आपका रणनीति का टाइम आ चुका हो निकलने का या एसेट अलोकेशन को रीबैलेंस करने का, अदर देन मार्केट की लेवल देख के आप बाहर निकल जाए। चलिए, काफ़ी बारीकी से आपने तमाम आदतें समझाई जो मेरे ख्याल से काफ़ी समय से लोग इसके आदी हैं और कई बार लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में इस तरह की आदतों का बुरा होना समझ में आ जाता है और कई बार नहीं आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इस खास मौके पर आपने शो में शिरकत की और तमाम आदतों से निजात पाने का रास्ता भी दर्शकों को बताया। संतोष, धन्यवाद। हम शो को आगे बढ़ाते